हेलो बच्चा लोग सो वेलकम टू दिस वीडियो फॉर ऑडिट। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था दैट वी नीड टू स्टडी कॉस्ट ऑडिट एंड द सेक्रेटरियल ऑडिट। अब ये जो दो पार्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं इन दिस वीडियो, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जो आप कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट या कॉस्ट ऑडिट जो इन जनरल पढ़ते हो उसका एक आपको रफ आइडिया होना चाहिए। एंड सेक्रेटरियल ऑडिट में क्या होता है उसका एक रफ आइडिया हम आपको इस वीडियो में देंगे। अब ये पढ़ते समय आपको, जैसे कि नेम सजेस्ट, कॉस्ट ऑडिट विल डील विद द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, यानी जिन इंडस्ट्रीज को या जिन फैक्ट्रीज को कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है या कंपलसरी है, उन इंडस्ट्रीज को या उन फैक्ट्रीज को या उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कॉस्ट ऑडिट भी करना पड़ेगा, जो कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा। यानी क्या आप लोग, सेक्रेटरियल ऑडिट एक ऐसा ऑडिट है जो कंपनी लॉ के अंदर में होता है, जिसमें कंपनी लॉ के कंप्लायंसेस या सेक्रेटरियल रूल्स के कंप्लायंसेस आप लोगों ने ठीक से किए हैं या नहीं किए उसके ऊपर डील किया जाएगा, जो कि एक कंपनी सेक्रेटरी करेगा। छोटा सा वीडियो रहेगा ये, इसमें आपको याद क्या रखना है मैं आपको अभी बता दूं। पहले एक पार्ट आप लोगों को याद रखना है हु, मतलब कौन ये पर्टिकुलर तरीके का ऑडिट कर सकता है। गिव मी अ सेकंड। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को याद रखना है हु, कौन ये पर्टिकुलर ऑडिट कर सकता है। उसके बाद मैंडेटरी किसको, ये टू हुम इट इज मैंडेटरी, एंड सम फॉर्म नंबर फॉर एमसीक्यू पर्पस, जैसे सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म नंबर क्या है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म नंबर क्या है, एक्सेट्रा। तो इतनी छोटी सी चीजें आपको याद रखनी है। तो हम लोग शुरू करते हैं कॉस्ट ऑडिट से। सो लेट अस बिगिन। सो कॉस्ट ऑडिट क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हमने कहा कॉस्ट ऑडिट इज एन ऑडिट प्रोसेस फॉर वेरीफाइंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन of any article on the basis of accounts as regards utilization of material or labor or other items of cost maintained by the company. So cost audit is an audit process for verifying, क्या verifying कर रहे हैं हम, cost of manufacture और production। यानी cost audit में हम लोग क्या करेंगे, cost of manufacture और production verify करेंगे according to the costing records and accounting records if any maintained by the particular organization। तो आप लोग जो कॉस्ट शीट बनाते हो, कॉस्टिंग में आप लोगों का पहला या दूसरा लेक्चर होगा जिसमें आप लोगों ने कॉस्ट शीट बनाना सीखा होगा, जिसमें प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सेल का कॉस्ट आप देखा होगा। तो उसमें जितने भी आइटम्स है, मटेरियल यूटिलाइजेशन, लेबर यूटिलाइजेशन और अदर कॉस्ट, ओवरहेड्स, इन सब का वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे इन दी कॉस्ट ऑडिट। आगे हमने कहा एप्लीकेबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ दी कॉस्ट रिकॉर्ड। इन लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट रिक्वायर टू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड। देयर आर सर्टेन स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। आप लोगों को ये पहले भी पता होगा, बट एक बार क्विकली रीलुक कर लेते हैं। तो रूल 3 ऑफ द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स प्रोवाइड द क्लासेस ऑफ कंपनीज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज having an overall turnover from all its products and services of rupees 35 crore or more during the immediately preceding financial year required to include cost records in their books of account। मतलब जो क्लासेस ऑफ कंपनीज को स्पेसिफाई किया गया है, अगर उनका टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उन लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। दिस कंपनीज इंक्लूड फॉरेन कंपनीज but excludes companies classified as micro enterprises or small enterprises including as per the turnover criteria under micro and small enterprises act। मतलब माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को कॉस्ट ऑडिट या कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है, बट फॉरेन कंपनी और अदर क्लास ऑफ कंपनीज जिनका टर्नओवर हमने जो लिमिट पड़ी है अभी उसके ऊपर अगर जाता है तो दे नीड टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है। As per Rule 5 of the Company's Cost Records and Audit Rules 2014, every company under these rules, including all units and branches thereof, shall in respect of each of its financial year is required to maintain cost record in form CRA 1। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म नंबर दिया है हमने आपको CRA 1, ये फॉर्म नंबर आपको याद रखने की कोशिश करनी है, बिकॉज MCQ में या ऑब्जेक्टिव्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है या कई बार पूछ लेते हैं कि ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड किस फॉर्म नंबर में मेंटेन करते हैं।
तो आपको CRA1 फॉर्म नंबर लिख के आना चाहिए। सबने क्या कहा, अप्लीकेबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। Rule 3 of the company's cost records and audit rules 2014 provides the classes of companies engaged in the production of goods or providing of services having an overall turnover from all its products and services of rupees 35 crore or more during the immediately preceding financial year required to include cost records in their books of account। मतलब अगर आपका आप स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनी और अगर आपका टर्नओवर 35 करोड़ और मोर है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। आगे हमने कहा दीज कंपनीज इंक्लूड्स फॉरेन कंपनीज, मतलब अगर फॉरेन कंपनी तो उनको भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, राइट। बट एक्सक्लूड्स द कंपनीज क्लासिफाइड एज MSME यानी माइक्रो एंटरप्राइजेस और स्मॉल एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। And if they do not require to maintain the cost records, they will not require to get cost audit. Maintenance of the cost records. As per Rule 5 of the Company's Cost Records and Audit Rules 2014, every company under these rules, including all units and branches thereof, shall in respect of each of its financial year is required to maintain cost records in form CRA1। आपको CRA1 में cost records भी maintain करने पड़ेंगे। What are the cost records? ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, आप लोगों को पता होगा। इन शॉर्ट जो आपके कॉस्टिंग के जितने भी चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े, दोज ऑल आर अ काइंड ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। आप लोगों ने जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग या प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा होगा, कॉस्ट शीट पढ़ा होगा, या कॉस्टिंग में किस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास की जाती है वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो जो आप लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो मेंटेन कर रहे हो वो क्या है, इट इज नथिंग बट अ कॉस्ट रिकॉर्ड विच इंक्लूड्स आपका ओवरहेड का रिकॉर्ड, लेबर का रिकॉर्ड, मटेरियल कंज्यूम कितना किया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का रिकॉर्ड, जॉइंट प्रोडक्ट है तो उनका रिकॉर्ड, प्रोसेस कॉस्टिंग का रिकॉर्ड, राइट। अगर आपको ABC एनालिसिस एप्लीकेबल है तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का रिकॉर्ड, आपकी कॉस्ट शीट, तो वो जो भी इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स आप लोग मेंटेन कर रहे हो, दोज ऑल आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ टर्म कॉस्ट रिकॉर्ड। आगे बढ़ते हुए एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट ऑडिट। अब कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल किसको है देखते हैं हम। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट ऑडिट। Rule 4 of the company's cost records and audit rules 2014 states the provisions relating to the applicability of cost audit depending on the turnover of the company। ठीक है। Classes of companies specified under item A regulated sectors। कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो रेगुलेटेड है, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, या फिर मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गया। दीज सेक्टर्स आर नोन एज रेगुलेटेड सेक्टर। इनको कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी है। क्लासेस ऑफ कंपनीज स्पेसिफाइड अंडर आइटम ए रेगुलेटेड सेक्टर्स आर required to get its cost records audited if the overall annual turnover of the company from all its products and services during the immediately preceding financial year is rupees 50 crore or more, and aggregate turnover of the individual products or services for which cost records are required to be maintained under Rule 3 is rupees 25 crores or more। तो जो क्लासेस ऑफ कंपनीज है स्पेसिफाइड अंडर item A, that is regulated sectors, are required to get its cost records audited if the overall annual turnover of the company from all its products and services during the immediately preceding financial year is rupees 50 crores or more। आपके सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का मिला के आपका ओवरऑल टर्नओवर शुड बी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड बी 50 crores और मोर। ठीक है। एंड अग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज for which cost records are required to be maintained under Rule 3 is rupees 25 crores or more। यानी जिन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है अंडर रूल 3, उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपका टर्नओवर कितने के ऊपर होना चाहिए, रुपीज 25 crores और मोर के ऊपर होना चाहिए। तो क्लास ए में है रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर में हमने कहा ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज जिसके लिए आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं उसका 25 crores और मोर। हो सकता है यू आर इन द बिजनेस ऑफ, मान लेते प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। इसमें से प्रोडक्ट ए एंड बी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, बट प्रोडक्ट सी को मैंडेटरी नहीं है। तो हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टर्नओवर 50 करोड़ है उससे ज्यादा, एंड
या और इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, इनका टर्नओवर 25 करोड़ के ऊपर। क्लासेस ऑफ कंपनीज स्पेसिफाइड अंडर आइटम बी, जिनको हम कहते हैं नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स, are required to get its cost records audited if the overall annual turnover of the company from all its products and services during the immediately preceding financial year is rupees 100 crores or more, and aggregate turnover of the individual products or services for which cost records are required to be maintained under rule 3 is rupees 35 crores or more. तो जो क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर आइटम बी में स्पेसिफाई किया गया है, जिनको हम कहते हैं नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स, जो कि नॉन रेगुलेटेड है, उनको आर रिक्वायर्ड टू गेट इट्स कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑडिटेड इफ द ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ऑफ द कंपनी फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग financial year is rupees 100 crores or more, and aggregate turnover of the individual products or services for which cost records are required to be maintained under rule 3 is rupees 35 crores or more. जो क्लासेस ऑफ कंपनीज है जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में आता है, उसमें ओवरऑल टर्नओवर है 100 करोड़ और मोर, और जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उसके लिए, जिसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं, उसके लिए टर्नओवर कितना है अपना 35 करोड़ और मोर। तो आपको याद रखना है सर, रेगुलेटेड सेक्टर ओवरऑल टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ या से ज्यादा, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं 25 करोड़ और मोर। कैटेगरी बी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स, ओवरऑल टर्नओवर टोटल टर्नओवर आपका 100 करोड़ और मोर, एंड ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिसके लिए आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए 35 करोड़ और मोर। आगे, हु कैन बी द कॉस्ट ऑडिटर, हमारे काम की बात, ठीक है। सिंपल, हम लोग पूरा कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो कॉस्ट अकाउंटेंट विल बी द कॉस्ट ऑडिटर। द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय अ कॉस्ट अकाउंटेंट हु शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड of such remuneration as may be determined by the members in such manner as may be prescribed. It may be noted that no person appointed under section 139 as an auditor of the company shall be appointed for conducting the audit of the cost record. मतलब जो पर्सन स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो कॉस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता है, जो कंपनी जो पर्सन सेक्रेटरियल ऑडिट कर रहा है वो कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता। ये सारी प्रोविजन इसलिए सो दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और कॉस्ट ऑडिटर का अपना इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपना इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे, सेक्रेटरियल ऑडिट जो कर रहा है उसका अपना इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे। इट मे बी ऑल्सो नोटेड दैट द ऑडिटर कंडक्टिंग कॉस्ट ऑडिट शैल कंप्लाई विद द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट का अपना इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करता है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में हमको याद क्या रखना है, हु कैन बी द कॉस्ट ऑडिटर, द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय अ कॉस्ट अकाउंटेंट हु शैल बी अपॉइंटेड बाय हुम, बोर्ड of such remuneration as may be determined by the members in such manner as may be prescribed. और जो पर्सन स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा है वो कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता, जो पर्सन सेक्रेटरी ऑडिट कर रहा है वो कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता, या जो पर्सन सेक्रेटरी ऑडिट कर रहा है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता। यानी एक ही पर्सन दो ऑडिट नहीं कर सकता किसी भी पर्टिकुलर सेम कंपनी का। आप कंपनी ए का कॉस्ट ऑडिट और कंपनी बी का सेक्रेटरी ऑडिट कर सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक ही कंपनी का आप कॉस्ट ऑडिट और सेक्रेटरी ऑडिट या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट साथ में कर नहीं सकते। और अगर आप कॉस्ट ऑडिट कर रहे हो तो इट में आल्सो बी नोटेड दैट द ऑडिटर कंडक्टिंग द कॉस्ट ऑडिट शैल कंप्लाई विद द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जो हमारा इंस्टीट्यूट इशू करता है, जो आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो जो पर्सन कॉस्ट ऑडिट कर रहा है उसे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आपने इस लेवल पर नहीं पढ़े तो फाइनल लेवल पर आप डेफिनेटली पढ़ोगे, ठीक है। तो जो भी कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं आप लोगों को फॉलो करने जरूरी है। अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर, अब कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? रूल 6 ऑफ द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल 2014 रिक्वायर द कंपनीज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सेड रूल टू अपॉइंट एन ऑडिटर विद इन 180 days of the commencement of every financial year. However, before such appointment is made, the written consent of the cost auditor to such appointment and certificate from him or it shall be obtained. मतलब जो कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है वो हमें कितने दिन में करना है? विद इन 180 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर। सो अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर, रूल 6 ऑफ द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 requires the companies prescribed under the said rules to appoint an auditor within 180 days of the commencement of the every financial year, और before such appointment उससे आपको written consent लेना जरूरी है।
कि उसका अगर अपॉइंटमेंट किया तो अपॉइंटमेंट वैलिड रहेगा, वो रिजेक्ट नहीं करेगा वगैरह वगैरह। तो याद क्या रखना है कि कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कितने दिन में करना है, विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही कोई भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, उसके फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के बाद में विद इन 180 डेज आपको कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना मैंडेटरी है। और ये अपॉइंटमेंट करने से पहले उसका रिटन कंसेंट लेना जरूरी है कि हम आपको कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, आर यू रेडी, अगर क्या अपॉइंटमेंट किया तो आप रिजेक्ट तो नहीं करोगे वगैरह वगैरह करके आपको रिटन कंसेंट लेना जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कुछ चीजें। Every referred company shall inform the cost auditor concerned of his or its appointment as such and file a notice of such appointment with the central government within a period of 30 days of the board meeting in which such appointment is made, or within a period of 180 days of the commencement of the financial year, whichever is earlier. Through electronic mode inform CRA2 along with the fees जो भी specified रहेगी. The cost auditor appointed as such shall continue in such capacity till the expiry of 180 days from the closure of the financial year, or till he submits the cost audit report for the financial year for which he has been appointed. अब कुछ compliance वाला part, जिस किसी भी कंपनी ने कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया है उस कंपनी को इन्फॉर्म करना है, every referred company shall inform the cost auditor concerned of his or its appointment as such and file a notice of such appointment with the central government within a period of 30 days of the board meeting in which such appointment is made, or within a period of 180 days of the commencement of the financial year, whichever is earlier. यानी जो भी कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसका कम्युनिकेशन, पहले तो आप लोगों ने कंसेंट ले लिया, कंसेंट करने के बाद में उसका अपॉइंटमेंट हुआ होगा, तो अपॉइंटमेंट का कम्युनिकेशन आपको कॉस्ट ऑडिट को भी करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करना है। ये कम्युनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को जो हम कर रहे हैं, इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग और विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, व्हिचएवर इज अर्लियर। बोर्ड मीटिंग के बाद में 30 दिन के अंदर या फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के बाद में विद इन 180 डेज आपको कम्युनिकेशन करना मैंडेटरी है। और इसका फॉर्म नंबर क्या है, CRA2। एंड ऑब्वियसली इसकी जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस होगी वो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और उसका कम्युनिकेशन वाला पार्ट। अब आगे हमने कहा द कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड एज सच shall continue in such capacity till the expiry of 180 days from the closure of the financial year or till he submits the cost audit report for that financial year, whichever financial year for which he has been appointed. मतलब अब मान लेते हैं आप ए लिमिटेड के कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किए गए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, 19-20 के लिए आप ए लिमिटेड के कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किए गए। अब आप कॉस्ट ऑडिटर कब तक के रहोगे, टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 19-20 यानी 19-20 के आप थे कॉस्ट ऑडिटर, तो 31 मार्च 2020 के बाद में 180 डेज, या आप उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जब तक के सबमिट नहीं करते तब तक के आप कॉस्ट ऑडिटर उस कंपनी के रहोगे। एंड नेक्स्ट ईयर के लिए कंपनी के ऊपर है कि उसी कॉस्ट ऑडिटर को कंटिन्यू करना है या किसी और कॉस्ट ऑडिटर को उनको अपॉइंट करना है। ठीक है, तो एक बार इन्हीं चीजों को फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो हमने क्या कहा, एवरी रेफर्ड कंपनी शैल इन्फॉर्म द कॉस्ट ऑडिटर कंसर्न ऑफ हिज और इट्स अपॉइंटमेंट एज सच एंड फाइल a notice of such appointment with the central government within a period of 30 days of the board meeting in which such appointment is made, or within a period of 180 days of the commencement of the financial year, whichever is earlier। मतलब 30 दिन बोर्ड मीटिंग होने के बाद या फाइनेंशियल होने के बाद में, फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग होने के बाद में 180 डेज के अंदर में, whichever is earlier, और इसका फॉर्म नंबर है CRA2। The cost auditor appointed as such shall continue in such capacity till the expiry of 180 days from the closure of the financial year or till he submits the cost audit report for the financial year for which he has been appointed। यानी जो कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया गया है वो अपना अपॉइंटमेंट कंटिन्यू रखेगा टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसके बाद 180 डेज, और टिल ही सबमिट्स द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, व्हिचएवर इज फॉर व्हिच ही इज अपॉइंटेड।
आगे हमने कहा रिमूवल ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, यानी ये जो कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया इसका रिमूवल कैसे होगा। द कॉस्ट ऑडिटर मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म through a board resolution after giving a reasonable opportunity of being heard to the cost auditor and recording the reasons for such removal in writing. It may be noted that the Form CRA2 to be filed with the central government for intimating appointment of another cost auditor and shall enclose the relevant board resolution to that effect. It may be further noted that above provision shall not prejudice the right of the cost auditor to resign from such office of the company. मतलब अगर कोई भी कंपनी चाहे तो कॉस्ट ऑडिटर का रिमूवल कब और कैसे कर सकती है। तो हमने कहा द कॉस्ट ऑडिटर मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म थ्रू अ बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड रिजोल्यूशन से आप उसको रिमूव कर सकते हो आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कॉस्ट ऑडिटर एंड रिकॉर्डिंग द रीजंस फॉर सच रिमूवल इन राइटिंग। यानी कि कोई कॉस्ट ऑडिटर अगर अपॉइंट किया गया तो क्या हम उसको रिमूव कर सकते हैं? आंसर इज यस। रिमूवल कब करना है या कैसे करना है? रिमूवल हो सकता है बाय द बोर्ड रिजोल्यूशन, और ये रिमूवल करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलनी चाहिए और उसके रीजंस शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। और नया जो कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया उसका अपॉइंटमेंट का डिटेल्स सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना है इन फॉर्म CRA2, और ये फॉर्म के साथ जो रिलेवेंट बोर्ड रिजोल्यूशन है वो सबमिट करना चाहिए। और अगर कॉस्ट ऑडिटर चाहे तो खुद होकर भी रिजाइन कर सकता है। सो इट मे फर्दर बी नोटेड दैट द अबव प्रोविजन शैल नॉट प्रेजुडाइज द राइट ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर टू रिजाइन फ्रॉम सच ऑफिस ऑफ द कंपनी। कॉस्ट ऑडिटर चाहे तो खुद होकर भी अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकता है। कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर। कैजुअल वैकेंसी मतलब ऑडिटर अपॉइंट करने के बाद मान लेते उसकी डेथ हो गई या वो इनकैपेसिटेंट हो गया फॉर द कॉस्ट ऑडिट और एनी लाइक रीजन। द कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ अ कॉस्ट ऑडिटर, एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ अ कॉस्ट ऑडिटर whether due to resignation, death or removal shall be filed by the board of directors within 30 days of such vacancy, and the company shall inform the central government in form CRA2 within 30 days of such appointment of cost auditor। यानी कि कैजुअल वैकेंसी जैसे ही क्रिएट हो जाएगी इन द ऑफिस ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर, चाहे वो रेजिग्नेशन से हो, डेथ से हो, रिमूवल से हो, इट शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड विद इन 30 डेज ऑफ सच वैकेंसी। जैसे भी कैजुअल वैकेंसी आ जाएंगे उसके बाद विद इन 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नया कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है और इसका इंटीमेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को हो जाना चाहिए उसके अपॉइंटमेंट होने के 30 डेज के अंदर इन फॉर्म नंबर CRA2। हमने कहा एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ अ कॉस्ट ऑडिटर वेदर ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ और रिमूवल shall be filled by the board of directors within 30 days of occurrence of such vacancy, and the company shall inform the central government in form CRA2 within 30 days of such appointment of the cost auditor। तो 30 दिन के अंदर में कैजुअल वैकेंसी भरनी है और कैजुअल वैकेंसी भरते से विद इन 30 डेज इन्फॉर्म भी करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को इन फॉर्म CRA2। ठीक है। रिम्यूनरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर के रिम्यूनरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्विकली एक बार इसको रिलुक कर लेते हैं। In the case of companies which are required to constitute an audit committee, the board shall appoint an individual who is cost accountant or a firm of cost accountant in practice as cost auditor on the recommendation of the audit committee, which shall also recommend remuneration for such cost auditor। यानी जिनको audit committee अपॉइंट करना मैंडेटरी है वो रिकमेंड करेंगे किसको कॉस्ट ऑडिटर बोल के अपॉइंट करना है, और उसका रिम्यूनरेशन भी कौन रिकमेंड करेगा? ऑडिट कमिटी रिकमेंड करेंगे। The remuneration recommended by cost audit committee under 1 shall be considered and approved by the board of directors and ratified subsequently by the shareholders। यानी जहाँ पर ऑडिट कमिटी अपॉइंट करना मैंडेटरी है तो ये ऑडिट कमिटी जो रिम्यूनरेशन रिकमेंड करेगी, बोर्ड उस रिम्यूनरेशन को कंसिडर करेगा, बाद में अप्रूव करेगा एंड शेयर होल्डर्स उसको सब्सिक्वेंटली क्या करेंगे? रेटिफाई करेंगे। इन द केस ऑफ अदर कंपनीज विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी, board shall appoint an individual who is cost accountant or a firm of cost accountant in practice as cost auditor, and remuneration of the cost auditor shall be ratified by shareholders subsequently। यानी जहाँ पे ऑडिट कमेटी का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी नहीं है वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेंगे और उसका रिम्यूनरेशन भी वो खुद डिसाइड करेंगे और शेयर होल्डर्स उसको क्या करेंगे? रेटिफाई करेंगे। यानी जहाँ पे ऑडिट कमेटी मैंडेटरी है वहाँ पे ऑडिट कमेटी को किसको कॉस्ट ऑडिटर बोल के अपॉइंट करना है वो भी रिकमेंड करेगी और उसका रिम्यूनरेशन भी रिकमेंड करेंगे। फिर बोर्ड उसको अप्रूव करेंगे
कंसिडर करके रीजनेबल है तो, एंड शेयर होल्डर्स विल रेटिफाई इट। जहाँ पे ऑडिट कमिटी मैंडेटरी नहीं है वहाँ पे बोर्ड विल अपॉइंट द कॉस्ट ऑडिटर, उसका रिम्यूनरेशन भी फिक्स करेंगे, एंड शेयर होल्डर्स विल रेटिफाई इट। ठीक है। क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर। The qualification, disqualification, rights, duties and obligation applicable to the auditor under this chapter shall so far as may be applicable apply to cost auditor appointed under this section, and it shall be duty of the company to give all assistance and facilities to the cost auditor appointed under this section for auditing the cost records of the company। ठीक है, यानी जो हमने पहले पढ़ा है ऑडिटर का क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज, सिमिलर क्वालिफिकेशन के रूल, सिमिलर डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स या सिमिलर राइट्स एंड ड्यूटीज कॉस्ट ऑडिटर को भी है। यानी जो कॉस्ट ऑडिटर के क्वालिफिकेशंस की चीजें, डिस्क्वालिफिकेशन की चीजें, उसके राइट्स की चीजें, उसकी ड्यूटीज की चीजें आर सिमिलर टू दी ऑडिटर, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ा है। तो आप उसको रेफर करके उसी फॉर्मेट में यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो। अननेसेसरी ट्वाइस या डबल डबल रीड करने की जरूरत नहीं है हमें। अब आगे है सबमिशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कब करना है और कैसे करना है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी द कॉस्ट ऑडिटर शैल सबमिट द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट along with his reservations or qualifications or observations or suggestions if any in form CRA 3. He shall forward his report to the board of directors of the company within a period of 180 days from the closure of the financial year to which report relates, and board of directors shall consider and examine such report particularly in the रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशंस कंटेंट देयरिन। यानी कॉस्ट ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट किसको देनी है? टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ही हैज टू एड्रेस दिस रिपोर्ट टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, कौन से फॉर्म नंबर में? इन फॉर्म नंबर CRA 3। कितने दिनों में? विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जब भी क्लोज होगा उसके बाद में विद इन 180 डेज बोर्ड को उसे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना मैंडेटरी है। क्लियर? तो कॉस्ट ऑडिटर हैज टू सबमिट हिज कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद इन 180 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और उसे रिपोर्ट किसको देनी है? अपने बोर्ड को देनी है, कंपनी के बोर्ड को। टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब कॉस्ट ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कब देगा और कैसे देगा? द कंपनी शैल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट prepared in pursuance of directions issued by the central government, furnish the central government with such report along with full information and explanation on every reservation or qualification contained therein in form CRA 4 in extensible business reporting language, जिसको XBRL कहते हैं, format in the manner as specified in the company's rules। यानी कॉस्ट ऑडिटर ने रिपोर्ट देने के बाद द कंपनी shall within 30 days from the date of receipt of copy of the cost audit report, ठीक है, furnish the central government with such report along with full information and explanation on every reservation or qualification contained therein in form CRA 4 in extensible business reporting language, that is XBRL format। यानी कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट मिलने के बाद वंस बोर्ड रिसीव्स द कॉस्ट ऑडिटर का रिपोर्ट, देन कंपनी को उसका जो भी रिजर्वेशन है या जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको कंप्लाई करके विद इन 30 डेज XBRL में सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना सबमिशन देना है। XBRL इज एक्सटेंडेड बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, जो स्पेसिफाइड कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। आपको सिर्फ इस लेवल पर इतना याद रखने का है कि XBRL स्पेसिफाइड कंपनीज को ही एप्लीकेबल है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी से कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगती है रिगार्डिंग देयर कंप्लायंसेस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्सेशन लॉज या कॉस्ट ऑडिट और अदर चीजें, ताकि गवर्नमेंट का जो सुपरविजन है या ओवरसी है वो इफेक्टिव मैनर में हो। ठीक है, आगे कॉस्ट ऑडिट रूल्स नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में कॉस्ट ऑडिट रूल्स अप्लाई होते नहीं हैं। The requirement for cost audit under these rules shall not be applicable to the companies which is covered under Rule 3 and whose revenue from export in foreign exchange exceeds 75% of its total revenue, or which is operating from a special economic zone
which is engaged in generation of electricity for captive consumption through captive generating plant. तो कॉस्ट ऑडिट किस किस को मैंडेटरी नहीं है? एक ऐसी कंपनी whose revenue from export in foreign exchange exceeds 75% of its total revenue, यानी आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका more than 75% revenue is from export in foreign currency. दूसरा, आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब एसईजेड से आप ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको भी कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी नहीं है. या फिर आप एंगेज हो इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन. कैप्टिव कंजम्पशन मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके खुद ही उसे कंज्यूम कर रहे हो. आप किसी थर्ड पर्सन को या आउटसाइडर को आप वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे हो. आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो और अपने फैक्ट्री में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप खुद ही उसे कंज्यूम कर रहे हो, तो उसे हम कैप्टिव कंजम्पशन कर रहे हैं कहते हैं. मीन्स यू आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर योर ओन कंजम्पशन, तो आपको भी कॉस्ट ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी. सो कॉस्ट ऑडिट किसे मैंडेटरी नहीं है? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोर देन 75% रेवेन्यू इज फ्रॉम एक्सपोर्ट, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एंगेज्ड है, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है ओनली फॉर देयर कैप्टिव कंजम्पशन, मतलब ओनली फॉर देयर ओन कंजम्पशन. ठीक है, तो ये रहा हमारा कॉस्ट ऑडिट. अभी आगे हमें बढ़ना है सेक्रेटरियल ऑडिट की तरफ. सेक्रेटरियल ऑडिट पे बढ़ने से पहले अगर आपने कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑडिट या कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स या कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ठीक से पढ़ा होगा, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें दी है रिगार्डिंग कॉस्ट ऑडिट. तो उसमें भी सिमिलर चीजें कवर हुई है, और वहां से भी आप लोग बहुत सारे आंसर्स में कंटेंट पुल आउट कर सकते हो. ठीक है, तो वो कंटेंट लेके आपका आंसर एनरिच हो सकता है. ठीक है, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो इतना जो कंटेंट आपने पढ़ा है, दिस इज द मिनिमम कंटेंट विच यू रिक्वायर्ड, विच यू शुड नो. आगे बढ़ते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट. तो द फॉलोइंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट. किन कंपनीज को, विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट? एवरी लिस्टेड कंपनी, हर एक लिस्टेड कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट चाहिए. एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 crores or more, or every public company having turnover of 250 crores or more. The secretarial audit report is required to be provided in the format prescribed in form MR3. तो किन लोगों को सेक्रेटरियल ऑडिट मैंडेटरी है, एक बार क्विकली देख लेते हैं. एवरी लिस्टेड कंपनी, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको सेक्रेटरियल ऑडिट मैंडेटरी है. एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 crores और मोर, अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो और अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको सेक्रेटरियल ऑडिट करना मैंडेटरी है. एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 250 करोड़ रुपीज और मोर, जिसका टर्नओवर 250 करोड़ और मोर है, उसे भी सेक्रेटरियल ऑडिट करना जरूरी है. तो ये तीन नाम आपको याद रखना है. लिस्टेड कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ का, टर्नओवर 250 करोड़ का, 250 करोड़. Secretarial audit report is required to be provided in format prescribed in form MR3. तो secretarial audit किस फॉर्मेट में चाहिए आपको? फॉर्मेट नंबर MR3. और are you getting my point? और secretarial audit कौन करेगा? एक कंपनी सेक्रेटरी who is a practice. Procedure for appointment of secretarial auditor. As per Rule 8 of the Companies Meeting of Board and its Powers, Rule 2014, secretarial auditor is required to be appointed by means of a resolution passed at duly convened board meeting. It is advisable for the secretarial auditor to get a letter of engagement from a company. Secretarial auditor should accept the letter of engagement. However, it is advisable that any changes in secretarial auditor during the financial year are to be reported to the members in the board's report. तो सेक्रेटरियल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? Secretarial auditor is required to be appointed by means of a resolution passed at duly convened board meeting. तो बोर्ड मीटिंग में किसका अपॉइंटमेंट होगा? सेक्रेटरियल ऑडिटर का या अपॉइंटमेंट होगा. ठीक है, सो ऑन दिस नोट आपका कॉस्ट ऑडिट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट भी खत्म होता है. ठीक है, तो आप लोगों को ये ऑडिट जो है थियरी पोर्शन है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपको इसमें अपने आंसर में मिनिमम वर्ड्स जो रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए, एंड देयर आफ्टर यू शुड बी एबल टू फ्रेम द लैंग्वेज सो दैट आपका आंसर एनरिच करे अपने फेलो स्टूडेंट के साथ.
everyone will write the answer. कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है ऑडिट में, बिकॉज एट मेनी प्लेसेस आंसर इज सिमिलर। तो कंटेंट आपके पास में मिनिमम होना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए आप लोगों ने कि ऑडिट के सारे क्वेश्चंस का आप आंसर करो, सो दैट अगर आपका आंसर क्वालिटी वाला है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। किसी क्वेश्चन का आंसर आपको रिस्पेक्टिव क्वालिटी से नहीं आ रहा है या बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो भी आप कुछ ना कुछ उसमें अगर रेलेवेंट लिख कर आओगे तो आपको थोड़े मार्क्स तो भी मिलेंगे। सो ऑन दिस नोट आई एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू।